DGISPR की आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अहम बहुत हवालों से अहम है। एक तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक इशू है मदारिस रिफॉर्म्स का, और मदारिस रिफॉर्म्स का ये सिलसिला बातें करने की हद तक हमने शुरू किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त, और उस वक्त हमने वर्ल्ड बैंक से एक 40 अरब का लोन भी निगोशिएट किया। वो 40 अरब हमने ज़ाया कर दिए, 1 इंच हम आगे नहीं बढ़े। मसला क्या था? कुछ ग्रुप्स हमें पसंद थे, कुछ नापसंद थे। फिर TTP बन गई, फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि बड़ी देर से जाके हमें एहसास हुआ कि हमने 60-70 हज़ार जाने उनका नजराना पेश कर दिया है इन्हीं ग्रुपों की हरकतों के बायस। 6-7 हज़ार पाकिस्तानी फ़ौज के जवान, अफसर से सिपाही, जर्नैल से लेकर सिपाही तक, वो कोई 65 और 71 की जंगों में इतनी शहादतें नहीं हुई, उनकी शहादतें हो गई। लातादाद पुलिस वाले, ये सारे इसी कौम के बेटे हैं, हमारे बेटे हैं। मेरा बेटा है, आपका बेटा है, मेरा भाई है या आपका भाई है। फ़ौज में हो या पुलिस में हो या किसी मार्केट में खड़े हुए की जान चली जाए, है तो हम में से ही एक है। जब एहसास हुआ और ठीक करना शुरू किया तो फिर हमें वो रद्दुल फ़साद करना पड़ा। इसी तरीके से हमें और ज़रबुल अज़्ब ऑपरेशन करने पड़े, जिसके नतीजे में हमने इनको शिकस्त देना शुरू की। सिलसिला जनरल कियानी के वक्त शुरू हुआ था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जनरल कमर जावेद बाजवा के वक्त वो इसकी एक नई शक्ल आई कि हम शहरों के अंदर इन एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स को कैसे काबू करेंगे। लेकिन जो असल एक बुनियादी मसला है, 30,000 मदारिस है, 30,000 मदारिस दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। जो ये कहता है वो बेवकूफ़ी की बात करता है। लेकिन एक स्टेट निगलेक्ट जो है पिछले 70 सालों का, उसकी सज़ा हमें मिल रही है। स्टेट हर दुनिया का काम करने पे आमादा है, जो रियासत के पास पैसे हैं, लेकिन इन बच्चों को तालीम देने के लिए, स्कूल बनाने के लिए आमादा नहीं है। इनको वो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है जिससे ये मुआशरे के कारामद शहरी बनकर एक ज़िंदगी गुजार सकें। हो क्या रहा है, अब मेरे मोहल्ले में 2-3 मदारस है, मैं ख़ुद जाता हूँ, डोनेट करता हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ। एक मदरसे के अंदर 22 बच्चे हैं और वो 22 बच्चों को अगर कोई बंदा राशन वाशन टाइम पे ना दे तो वो रोटी नहीं खा सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। तो उनको कोई अगर बंदा डोनेट करेगा तो शायद वो ज़िंदा रह जाए। ये पता नहीं इसको कोई बंदा किस नज़र से देखेगा, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ बचाना हमारी सब की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको इस माशरे का यूज़फुल शहरी बनाना भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। रियासत सारी चीज़ों से पैसा काट के अगर इस काम पे डाल दे तो शायद 25-30 साल बाद हम एक ऐसा पाकिस्तान देखें जिसको हम वाकई रोशन ख्याल और उभरता हुआ और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान कहें। आज ये DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियलाइज़ किया और इसका तज़किरा किया। रियलाइजेशन इसकी पहले से थी। हमें एक जनवरी में, मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग का हवाला दिया है जिसमें हमें बड़ी तफसील से बताया गया। फिर ये पुलवामा का वाक़या हो गया तो सारा कुछ बैकग्राउंडर में चला गया कि कहीं ये ना लगे कि अमेरिका के डंडे के डर से हम ये करने लगे। लेकिन जनवरी में वो पहली ब्रीफिंग थी जिसमें बताया गया कि स्टेट ये काम करेगी। कुछ वो इदारे जिनके ऊपर FATF या दुनिया सारी बहुत डंडा लेके पड़ी हुई है, उनके तो पूरे स्ट्रक्चर स्टेट जो है एक्वायर कर लेगी और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे, उनको फॉर्मल एजुकेशन मिलेगी। लेकिन वो 182 मदारस हैं जिनका कंट्रोल संभाला गया। टोटल तादाद है 30,000 और वहाँ बच्चा भी कोई 15-20 लाख जिसको पढ़ाना भी है, उसके लिए वसाइल भी देने हैं। बहुत सारे डे स्कॉलर्स हैं लेकिन काफ़ी तादाद वो है जो रहते ही वही हैं, जिनका खाना पीना, उनका ज़िंदा रहने का ज़रिया वही है। वहाँ वो सोते हैं तो रात को उनके पेट में रोटी भी चली जाती है। तो इस काम में एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए नेशनल लेवल की। एजुकेशन पॉलिसी का तज़किरा होता है लेकिन इतने नातवा दिलों के साथ एजुकेशन पॉलिसी ना बनती है और ना कोई कमज़ोर बंदा ये काम कर सकता है। इसके लिए जीदार आदमी चाहिए जिसका विजन भी हो, दिमाग भी काम करता हो और उसके पास इख्तियार भी हो, स्पाइनलेस नहीं हो, पाँव में खड़े होने की जान हो उसकी, वो इस प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ सकता है। दूसरा तज़किरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने किया वो PTM के हवाले से है और PTM के हवाले से उन्होंने बराह रास्त कुछ इल्ज़ामात आयद किए। ये एक नाजुक मसला है। अगर तो मसला वो हो कि बाहर से फंडिंग आ रही है, हमने कराची के हालात अपनी आंखों के सामने बिगड़ते देखे थे और 15-20 लाशें रोज़ाना उठानी शुरू कर दी थी और हम मामला संभाल नहीं सके थे। उस गलती से बचने के लिए अगर आज कुछ कर सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। वो हाथ जो पाकिस्तान में इज़्तिराब फैलाने, आग लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, उस हाथ को काटने के लिए भी कुछ करना पड़े तो वो भी कर लेना चाहिए। पहले DGISPR ने PTM के लिए जो सवालात उठाए हैं मैं वो आपको सुनवाना चाहूँगा। बहुत तो ने सुन लिए होंगे लेकिन हो सकता है बाज़ लोग रात को 8 बजे के ही चैनल ऑन करते हैं सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। दोबारा याद दहानी क्या कहा उन्होंने आज दिखाइएगा। सिक्योरिटी इदारों के इनसे सवाल हैं कि जो आपने उधर तफसील दी हुई है साइट के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है। ज़रा बताएं आपको
कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। 22 मार्च 2018 को एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है। इस्लामाबाद में धरने के लिए उसके लिए राह ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहाँ इन्होंने इस्तेमाल किए। 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, उस साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए। 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी उसके लिए कितने पैसे दिए और कहाँ हैं वो पैसे और किस तरीके से आए। मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है ये भी बताएं। 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है ये बताएं ज़रा। हाजी मीर अफगान साफ़ी काबुल में और नसीब ज़ादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक है। 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए। लर और बर का नारा कैसे लगता है। मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है और पीटीएम से और बलोच जो लैद की पसंद है उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है। एसपी ताहिर दावड़ शहीद होते हैं अफगानिस्तान में, क्यों मना किया गया कि ये बॉडी जो है वो हुकूमती नुमाइंदों को नहीं देनी। आपके ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू होता है, आप कैसे ज़बरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जा सकते हैं और साथ लोगों को भी लेके जाएं। जो उस इलाके में हुकूमत या फौज के सपोर्ट में बोलता है वो मारा जाता है। टीटीपी आपके हक में क्यों बयान देती है, उनका और आपका नैरेटिव एक क्यों बनता है। आप पैसा इकट्ठा करते हैं और जलसा करते हैं कोयटा में, जलसा करते हैं लाहौर में, बाहर मुल्क से आप 10-10, 15-15 बंदों को इकट्ठा करा के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाते हैं। आप जाके हर उस बंदे से क्यों मिलते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं। ये तो वो सवालात हैं जहाँ रॉ, एनडीएस, फॉरेन फंडिंग के कनेक्शन और स्पेसिफिक रेफरेंस डेट्स लोगों के नामों के साथ उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गिनवाए। एक और भी वार्निंग मैसेज भी है कि टाइम इज़ अप फॉर पीटीएम, वो भी दिखाइएगा। पीटीएम जिन लोगों के प्रॉब्लम्स को बुनियाद बना के काम कर रही है, जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं, द टाइम इज़ अप, द टाइम इज़ अप। आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे। आप लटा सकते हैं फौज को, नोबडी कैन फाइट द स्टेट। जब ये इस्लामाबाद धरने के लिए आए थे तो सबसे पहले मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि आप इनसे इंटरेक्ट करें, इनसे बातचीत करें और एक डायरेक्शन दी थी कि ये जो यूथ है ये गलत बात भी कहें तो इनके साथ सख्त हाथ नहीं रखना। इशू ये है कि जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हथियार साथ लें, वाना में फोर्स्ड एंट्री करें और वहाँ जाके लोगों को धमकियाँ दें कि जी जो फौज के हक में बात करेगा उसका घर गिरा देंगे। आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं फौज के खिलाफ जलसे करने के लिए। आइन और कानून सिर्फ फौज के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। आर्मी चीफ की जो हिदायत है उस पर पूरा अमल होगा, लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। आपने जितनी लिबर्टी लेनी थी वो आपने ले ली।